बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं प्रीपोजिशंस के ऊपर डिस्कशन करूँगा जो 8 सेंटेंसेस CSS 2021 में गिवन थे, जिसमें प्रीपोजिशंस पुट करने थे, उसको मैं डिस्कस करूँगा। सेंटेंस नंबर 1, द नेविश वॉल वाज एबल डैश कन्विंस द पिग टू लेट हिम डैश हिज होम। अब ये एबल एक एडजेक्टिव है, इसके बाद कन्विंस एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। यहाँ पर हमें एक टू रिक्वायर्ड है ताकि हम ये जो बेयर इन्फिनेटिव है, जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसको हम टू इन्फिनेटिव बनाएं, क्योंकि टू इन्फिनेटिव टू कन्वेंस जो कि एक टू इन्फिनेटिव है वो एबल एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा और एडवर्ब फंक्शन परफॉर्म करेगा। टू इन्फिनेटिव एडवर्ब फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जब ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, जिस तरह यहाँ पर मॉडिफाई करा है एबल को, ये मॉडिफाई करे। एबल के बाद हमें यहाँ पर टू इन्फिनेटिव रिक्वायर्ड है। टू कन्विंस द पिग टू लेट हिम डैश हिज हाउस, यहाँ पर N2 रिक्वायर्ड है। N2 इसका ये एक फ्रेजल वर्ब है। लेट समवन इनटू समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू अलाउ समवन टू एंटर सम प्लेस। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बनेगा उसको अलाउ किया कि उसको होम को एंटर करे। सेंटेंस नंबर 2, आई लुक्ड दिस वर्ड डैश इन द डिक्शनरी बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड इट। लुक अप ये एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है टू सर्च समथिंग इन अ डिक्शनरी और बुक etc। किसी चीज़ को सर्च करने के लिए हमें जो फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं वो है लुक अप। आई नीड टू लर्न दीज वर्ब्स डैश हार्ड डैश टुमारो। हम किसी चीज़ को अगर वे किस तरीके से परफॉर्म करें, किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करें, हाउ के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो है बाय। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने टेंसेस सीखी, किस तरह सीखी, रेडियो को लिसन करते हुए। तो मैं कहूँगा वी लर्न टेंसेस बाय लिसनिंग टू द रेडियो। तो इसी तरह यहाँ पर बाय हार्ट के हमने उसको याद किया बाय हार्ट, तो यहाँ पर इसलिए बाय। या हम अगर ये कहें कि मेमोराइजिंग करते हुए हमने इंग्लिश को सीखा, तो मैं कहूँगा वी लर्न इंग्लिश बाय मेमोराइजिंग। तो किस तरीके से एक्शन परफॉर्म किया, हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म, उसके लिए हम प्रीपोजिशन बाय यूज़ करते हैं। बाय हार्ट डैश टुमारो। अब टुमारो एक टाइम है, उसके लिए हम प्रीपोजिशंस टिल यूज़ कर सकते हैं। टिल टुमारो, अनटिल टुमारो, बिफोर टुमारो, ये हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि ये नीड यूज़ हुआ है, जो कि एक ओब्लिगेशन, एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन शो कर रहा है, तो इट मीन्स एक डेडलाइन। डेडलाइन के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं बाय टुमारो। सेंटेंस नंबर 3, द मोर इज रेडुलेंट डैश द ऑर्डर ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल्स। मोर मीन्स डेड बॉडी, इज रेडुलेंट। रेडुलेंट मीन्स रेडुलेंट के दो मीनिंग होते हैं। एक ये कि ये किसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन करे, टू हैव क्वालिटीज़ ऑफ, और सेकंड मीनिंग इसका है टू गिव द स्मेल ऑफ, टू गिव द ऑर्डर ऑफ, टू गिव द सेंट ऑफ। दोनों मीनिंग है इसके। अब अगर ये हम टू हैव द क्वालिटीज़ ऑफ की मीनिंग में लेते हैं, तो इसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हिज वॉइस वॉज रेडुलेंट ऑफ द पास, उसकी वॉइस में पास की क्वालिटीज़ थी, तो इसके बाद मैं ऑफ यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं इसको गिविंग द स्मेल ऑफ, गिविंग द ऑर्डर ऑफ, गिविंग द सेंट ऑफ की मीनिंग में लूँगा, तो इसके बाद भी प्रीपोजिशन विद आएगा। अब यहाँ पर ऑर्डर स्मेल की मीनिंग में यूज़ हुआ है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन विद यूज़ होगा। द मोर इज रेडुलेंट विद द ऑर्डर ऑफ डिजीज्ड। डिजीज्ड मीन लेट एंड किल्ड, नो मोर, डाइड इंडिविजुअल्स। Sentence number 5, he is cogitating dash some means of revenge. Cogitating means गौर करना, फिक्र करना, to meditate। तो इसके रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट इसके साथ प्रीपोजिशन अपॉन भी यूज़ होता है, ऑन भी यूज़ होता है। हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, या अपॉन या ऑन। he is cogitating upon या he is cogitating on some means of revenge. Sentence number 6, he was reticent dash do anything about the problem. reticent भी एक एडजेक्टिव है, इसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट यूज़ होता है, जो ऑलरेडी यूज़ हुआ है। इस सेंटेंस में एक्चुअली हमें प्रीपोजिशन नहीं रिक्वायर्ड, इसका जो प्रीपोजिशन है वो ऑलरेडी यूज़ हुआ है। reticent के साथ प्रीपोजिशन अबाउट यूज़ है। reticent का मतलब है अनविलिंग, रिलेक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज़ reticent अबाउट हिज रिजल्ट। ही इज़ अनविलिंग अबाउट, मतलब वो अपने रिजल्ट के बारे में कुछ भी रिवील करना नहीं चाहता। इसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट यूज़ होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पर हमें इस ब्लैंक में क्या रिक्वायर्ड है, वही जो सेंटेंस नंबर 1 में था, वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। डू यूज़ हुआ है। डू एक बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है,
इससे पहले हमें टू रिक्वायर्ड है ताकि हम ये बेयर इन्फिनेटिव को टू इन्फिनेटिव बनाए ताकि ये एडवर्ब फंक्शन परफॉर्म करे और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। ही वॉज रेटिसेंट टू डू एनीथिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सेंटेंस नंबर 7, हिज बॉडी इज इम्परवियस डैश मॉइस्चर। इम्परवियस का मतलब है इम्यून शोइंग रेजिस्टेंस, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो है टू, इम्यून टू या रेजिस्टेंट टू। हिज बॉडी इज इम्परवियस टू मॉइस्चर। लास्ट, ही अप्लाइड डैश द बैंक फॉर अ लोन। अब अप्लाइड मीन्स यहाँ पर कि एक रिक्वेस्ट सबमिट करना, एक एप्लीकेशन सबमिट करना, एक ऑफिशियल या फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करना। तो इस तरह के केसेस में हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं वो हम टू यूज़ करते हैं। जब कोई बंदा किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोग्राम के लिए या किसी बैंक वगैरह में लोन के लिए या किसी और रिक्वेस्ट परमिशन ग्रांट के लिए कोई एप्लीकेशन सबमिट करता है और अपने आप को एज ए कैंडिडेट प्रेजेंट करता है, फिर वो या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। उस तरह के केस में हम प्रीपोजिशन टू यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम प्रीपोजिशन एट या इन उस वक्त यूज़ करते अगर हम ये बताते कि ये जो एक्शन है ये स्पेसिफिकली या इस बैंक में हुआ। अगर हम बाउंड्रीज पे फोकस करते तो एन, या स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करते तो एट यूज़ करते। लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट नहीं है, उसने अप्लाई शायद ऑनलाइन बी की हो, लेकिन उन्होंने एक एप्लीकेशन सबमिट किया, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, अपने आप को एज ए कैंडिडेट प्रेजेंट किया, फिर वो या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, इसलिए यहाँ पर टू अप्रोप्रिएट है। एट या एन हम इस तरह के केसेस में यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ही फिल्ड द फॉर्म इन द बैंक, अगर मैं बैंक के बाउंड्रीज पर फोकस करूँ, या एट द बैंक अगर मैं स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस करूँ। तो उस केसेस में एट या एन हम इसलिए यूज़ करते क्योंकि ये जो एक्शन था ये स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे हुआ था, इस वहाँ पर हम एट या एन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर अप्रोप्रिएट टू है।